वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उनमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट लिया गया है वो है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइप किए हुए हैं, जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक में जो यूपी पीएससी के द्वारा एएनएम का एग्ज़ाम होना है उनमें क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी फॉर्मेट भी यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश फॉर्मेट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है जो यूज़ की गई हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं मिडवाइफरी के, क्योंकि जिनका भी और अपकमिंग टाइम में सीएचओ के लिए, चाहे कर्नाटक सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होना हो, कर्नाटक सीएचओ का जिसने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जीएमसीएच की डेट भी एक्सटेंड की गई है, साथ ही साथ पोस्ट भी बढ़ाई गई है। और अभी रिसेंट में यूपी पीएससी में मेल कैंडिडेट के लिए 500 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि सभी का है जो सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर रिटन एग्ज़ाम होना है, देन मेरिट आनी है आपकी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। तो अभी लास्ट 5 to 6 डेज से चैनल पर क्लासेस है जो अपडेट नहीं हो पा रही थी कुछ मेडिकल इश्यूज़ के कारण, इसलिए बट अब कोशिश की जाएगी कि डेली है जो क्लासेस आपको कंटिन्यू करवाई जाए। तो यहाँ पर जो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन लिए गए हैं आपके अपकमिंग टाइम में किसी भी स्टेट के लिए, चाहे सीएचओ का लिए, एएनएम जीएनएम कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, या फिर पोस्ट जो टर्म एंड एग्ज़ाम होना है आपके बीपीसीसीएचएन वालों के, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हुआ है वो है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले 6 वीक तक प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही प्रेगनेंसी नॉर्मल हो पाती है। इनकेस लो प्रोजेस्टेरोन होता है, हाई होता है, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के पहले 6 सप्ताह के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, अम्बिलिकल कॉर्ड, डेसिडुआ बैसिलस। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो वो है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है कॉर्पस ल्यूटियम? क्या है? मास ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स इन एन ओवरी। ओवरी से कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 6 वीक तक प्रेगनेंसी है उसमें क्या होगा, पूरी प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करके रखेगा। देन आफ्टर क्या करेगा, प्लेसेंटा, फिर जो टेम्पररी ऑर्गन माना जाता है प्लेसेंटा को, वो हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनकेस आपको एग्जाम में आता है कि प्लेसेंटा किस टाइप का ऑर्गन है, तो ये क्या है, टेम्पररी ऑर्गन है, ना कि परमानेंट ऑर्गन है, क्योंकि ओनली प्रेगनेंसी में ही डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की कितनी आर्टरीज और वेंस होती हैं, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपको जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं इवन इनमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करके रखें। तो जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट 6 वीक तक प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कौन करता है, तो वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कहाँ का ऑर्गन सेल्स हैं, तो ये हैं ओवरी की सेल्स। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में ही बनता है, प्रोडक्शन होता है उसका, प्रेगनेंसी में ही उस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वुमेन में। ऑप्शन में एस्ट्रोजन, एचसीजी एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचसीजी एंड रिलैक्सिन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको ऐसा हार्मोन बताना है यहाँ पर जो ओनली प्रेगनेंसी में ही सीक्रेट होगा या फिर बनेगा, उसके अलावा अदर टाइम पर नहीं बनता है। तो जो हार्मोन ओनली वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होगा वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन,
दूसरा होता है रिलैक्सिन और थर्ड होता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन। तो यहाँ पर ये तीनों हार्मोन हैं जो क्या होते हैं, ओनली प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होंगे। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। अब यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में एस्ट्रोजन, HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। तो जो एस्ट्रोजन है ये प्यूबर्टी के टाइम पर प्रोड्यूस होता है, HCG हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन ओनली ये प्रेगनेंसी में ही सीक्रेट होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, तीनों हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम से ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG, रिलैक्सिन, ये तीनों प्रेगनेंसी में ही सीक्रेट होते हैं। जो रिलैक्सिन हार्मोन है इसका सीक्रेशन कौन करता है, तो इसका सीक्रेशन करता है ओवरी। तो आपको ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम की अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम। जो परपीरियम पीरियड होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। ऑप्शन में 6 वीक, 5 वीक्स, 4 वीक्स या फिर 2 वीक्स। 6 सप्ताह, 5 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परपीरियम है जो परपीरियम पहले है क्या, ये आपको बता दें। द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्डबर्थ ड्यूरिंग विच द मदर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। दैट मीन्स कि ऐसा टाइम पीरियड, पहले तो ड्यूरेशन कितना हो गया इसका 6 हफ्ते का, और परपीरियम है क्या, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 हफ्ते तक का जो टाइम होता है, 6 वीक तक का टाइम होता है, वो क्या कहलाता है, परपीरियम। तो इस परपीरियम पीरियड में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो आपकी बॉडी रही है, आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद जब परपीरियम पीरियड स्टार्ट होता है, पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसमें आपकी बॉडी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस रिवर्ट होगी। जो प्री प्रेगनेंसी के पहले बॉडी थी, उस जो ऑर्गन है वो उस सिचुएशन में वापस से रिवर्ट होंगे। तो उस पूरा ड्यूरेशन क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड। और इसके लिए जो टाइम पीरियड माना जाता है कितना होता है, या तो 42 दिन, 42 डेज या फिर 1.5 मंथ या फिर 6 वीक्स। तो इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो परपीरियम क्या है, एक तो बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का टाइम क्या है, परपीरियम है। इसका जो ड्यूरेशन है, या तो 6 हफ्ते हो सकता है, 6 सप्ताह हो सकते हैं, 42 दिन हो सकते हैं, या फिर 1.5 मंथ हो सकता है। अब परपीरियम में ही कुछ इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। यदि फीवर की सिचुएशन पूछते हैं पोस्ट डिलीवरी के बाद, तो क्या आता है, परपीरियम पायरेक्सिया में आ जाएगा। यदि परपीरियम सेप्सिस डेवलप होती है, इन्फेक्शन होता है, तो ये सभी क्या हैं, परपीरियम पोस्ट डिलीवरी के बाद के क्या हैं, ये सभी कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर परपीरियम में ही लोचिया भी आपको इंक्लूड होता है। तो लोचिया से भी आपको जा रही है यहाँ पर लोचिया की, क्योंकि परपीरियम पीरियड में ही परपीरियम जो ड्यूरेशन है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर लोचिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परपीरियम पीरियड में से, तो भी आपको एग्जाम में आता है। तो लोचिया क्या है, इट इज़ द वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग द बर्थ। बेबी डिलीवर होने के बाद जो वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, लोचिया। फिर इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, टाइप्स होते हैं, रूब्रा, रोसा एंड अल्वा। 3 टाइप का लोचिया होता है। जो डार्क रेड, फर्स्ट जो 3 to 4 डेज सीक्रेशन होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, उसको क्या कहा जाएगा, लोचिया रूब्रा। फिर पिंकिश ब्राउन कलर का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि 4 to 10 डेज तक होता है, जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा। एंड देन आफ्टर अल्वा जो कि वाइटिश येलो कलर का होगा, जो कि 10 से 28 दिन तक होता है। तो जो लोचिया की पूरी प्रोसेस है, ये भी जो 6 वीक तक का ड्यूरेशन होता है इसमें कंप्लीट हो जाती है। बॉडी है जो पोस्ट प्री प्रेगनेंसी स्टेट में रिवर्ट हो जाती है। तो ये सभी किस में आएंगे, परपीरियम पीरियड में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। लोचिया क्या हो गया यहाँ पर, वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया आफ्टर गिविंग द बर्थ। बेबी डिलीवर होने के बाद जो वेजाइना से डिस्चार्ज होगा वो लोचिया होगा। लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, रोसा, अल्वा। आप इसको RSA के नाम से याद रख सकते हैं, इससे आपको इजीली याद रहेगा कि पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा। तो रूब्रा, नेक्स्ट सिरोसा एंड लास्ट वन इज अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज मॉनिटर्ड बाय विच हार्मोन। तो रक्त शर्करा के नियमन की निगरानी किस हार्मोन द्वारा की जाती है। तो
ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? ऑप्शन में इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। जो पैंक्रियास की जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है अब जो हार्मोन्स हैं, तो इंसुलिन का काम तो हो गया ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, इन दो हार्मोन्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम जब गायनिक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर कर दें। तो प्रोलैक्टिन का जो काम होता है, यदि ब्रेस्ट मिल्क को लेके क्वेश्चन बनते हैं तो प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। और ऑक्सीटोसिन, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं, तो प्रोलैक्टिन ने क्या किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया, ब्रेस्ट मिल्क का बन गया। बट बनने के बाद जो बाहर निकालना है, इजेक्शन करवाना है उस मिल्क का, वो काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन के लिए, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स और हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन, इवन जो ऑप्शन रहते हैं उनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन ऑप्शंस को भी आप अपने माइंड में क्लियर करके रखें। नेक्स्ट आता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? ऑप्शन में नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नर्व या फिर एल्वियोलाई। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, तो वो कौन सी है? या फिर कार्यात्मक इकाई, तो वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर परसिस्टेंट डायरिया इज कॉल्ड व्हेन डायरिया परसिस्ट फॉर मोर देन हाउ लॉन्ग। तो परसिस्टेंट डायरिया है जो कितने ड्यूरेशन तक के लिए कहा जाता है, या फिर हम डायरिया को परसिस्टेंट डायरिया कब कहेंगे? ऑप्शन में 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज या फिर 34 डेज। जो परसिस्टेंट डायरिया है, इसको परसिस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा तक का हो जाए, मतलब कि जो लूज मोशन हो रहे हैं, यदि वो 14 डेज से ज़्यादा तक के हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? परसिस्टेंट डायरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। फिर यहाँ पर दो टर्म और याद रखना है, पी सूप स्टूल और राइस वाटर स्टूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यदि स्टूल की कंसिस्टेंसी है जो पी सूप टाइप की हो, मटर के दानों टाइप की हो, तो वो किस में आएगा? टाइफॉइड में होगा, देखने को मिलेगा। और राइस वाटर स्टूल है तो किस में? कोलेरा की सिचुएशन में। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि परसिस्टेंट डायरिया कब कहेंगे? जब डायरिया की जो सिचुएशन है, लूज मोशन मोर देन 14 डेज तक हो जाते हैं, तभी किस में आएंगे? परसिस्टेंट में। फिर पी सूप स्टूल आता है तो टाइफॉइड का एक क्लासिकल साइन हो जाएगा। राइस वाटर स्टूल आता है तो कोलेरा का। और जो मेडिसिन यूज़ की जाती है इसको ट्रीट करने के लिए, कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है आपको, राइस वाटर स्टूल यदि है तो टेट्रासाइक्लिन है जो मेडिसिन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्लड ग्रुप प्रिफर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता के रूप में संदर्भित रक्त समूह कौन सा है? ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है, ऑप्शन में ओ, बी, ए बी या फिर ए। तो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर माना जाता है वो कौन सा है? ओ। वो यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि आप जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है वो अपना ब्लड किसी को भी, किसी भी कैटेगरी के लोग को भी अपना ब्लड है जो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्कल, रेडियस, ह्यूमरस या फिर फीमर। तो स्मॉलेस्ट यदि पूछते हैं तो ईयर की स्टेपस है जो कि ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 दोनों कान में रहेंगे। तो उनमें से जो स्टेपस है वो किस में आ जाएगी? स्मॉलेस्ट में आ जाएगी। लॉन्गेस्ट पूछा है तो कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट है यहाँ पर द कलर ऑफ आरबीसी इज गिवन बाय विच। तो आरबीसी का जो रंग है वो किसके कारण होता है? एक्टिन के कारण, मायोसिन के कारण, हीम के कारण या फिर कायमी के कारण। तो जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं इनका कलर किसके कारण होता है? होता है हीम के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज रिफर्ड एज। तो जब स्किन का कलर कैसा हो जाए? नीला हो जाए, तब इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस, हाइपॉक्सिया या फिर एपनिया।
तो यदि त्वचा का नीला पड़ना किसके रूप में संदर्भित होता है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन किस में आता है, ये आता है साइनोसिस में। इसमें साइनोसिस में। तो यहाँ पर जो ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है यहाँ पर एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट। यदि ब्रेडिपनिया होता तो स्लो ब्रीदिंग, बट ब्रेडिकार्डिया है तो क्या है, स्लो हार्ट रेट, लेस देन 60 जब पल्स रेट हो जाए तो किस में आएगा, ब्रेडिकार्डिया। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होना। एपनिया का मतलब होता है सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना। नेक्स्ट है यहाँ पर ICDS प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो कि भारत में लाई गई थी। तो ये कब लाई गई थी, ऑप्शन में है यहाँ पर 1975, 1898, 1976, 1990। तो ICDS जो प्रोग्राम लाया गया था भारत में, तो ये कब आया था, आया था 1975 में। इसके तहत अलग अलग स्कीम है, जो स्कीम लाई गई थी, बेनिफिशियर्स एज ग्रुप रखे गए थे। तो इसमें बेनिफिशियर्स कौन कौन था, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर जो लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडेड मदर हैं, चिल्ड्रंस जिनकी एज 6 ईयर तक हो या फिर चिल्ड्रंस जिनकी एज 3 to 6 ईयर हो, और एडोलेसेंट गर्ल 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के। तो इनको अलग अलग जब बेनिफिशियर्स एज ग्रुप ए हो गए ICDS के, तो फिर इनके लिए क्या किया गया था, अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई गई। ICDS प्रोग्राम रहा है 1975 में लाया गया था। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में बेनिफिशियर्स एज ग्रुप में कौन कौन हो गए, बच्चे जिनकी एज 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप तक के हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट्स जिनकी एज 11 से 18 साल तक है। अब इनमें सर्विसेज भी क्या क्या प्रोवाइड करवाई गई, तो यहाँ पर 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर, नर्सिंग मदर्स के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन दी गई, इम्यूनाइजेशन दिया गया, हेल्थ चेकअप दिए गए, रेफरल सर्विसेज दी गई और हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन भी दिए गए। तो ये सभी किसके लिए हैं, तीनों कैटेगरी के लोगों के, चारों कैटेगरी के लिए कि बच्चे, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर और जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग हैं, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज। तो एक औसत वयस्क का सामान्य ब्लड शुगर लेवल कितना होगा, 80 से 110 mg/dl, 60 से 100 mg/dl, 180 से 200 mg/dl या फिर 150 से 180 mg/dl। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होगा, तो यहाँ पर ना तो एक कहा है कि रैंडम की फास्टिंग, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो होगा 60 से 100 mg/dl। क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेवल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लड शुगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज होती है, वो होती है 70 से 100 mg/dl फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फिर होता है पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि कुछ खाने के बाद है जो आप यदि ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं तो नॉर्मल कितना होगा, 70 से 140 mg/dl। फिर आता है प्री डायबिटिक और डायबिटिक, जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तब कैटेगरी किस में आती है, डायबिटीज़ में। तो 101 से 125 mg/dl है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, दैट मीन्स आप क्या है, प्री डायबिटिक है। और यदि खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 mg/dl होता है तब भी आप प्री डायबिटिक हैं। यदि जब ये 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तब आप किस में आएंगे, खाने के बाद यदि आप चेक करवाते हैं तो डायबिटिक में। तो फास्टिंग ब्लड शुगर पूछते हैं तो 125 mg/dl और उससे ज़्यादा जाता है, मतलब आप किस में हैं, डायबिटीज़ की कैटेगरी में शामिल हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज याद रखनी है आपको फास्टिंग ब्लड शुगर की और पोस्ट मील के बाद की, खाने के बाद की और फास्टिंग की, क्योंकि इन दोनों में से आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 60 से 100 mg/dl। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द क्लाइंट विल हैव इंक्रीज इनटेक ऑफ विच वन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर, गर्भावस्था के दौरान माँ को किसका सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए, आयरन का, पोटेशियम का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर सोडियम का। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्लाइंट विल हैव इंक्रीज इनटेक ऑफ विच वन। तो सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए, आयरन। क्यों, क्योंकि बेबी में एनीमिया की कंडीशन को आप प्रिवेंट तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने आप को भी जो
एनीमिया की सिचुएशन डेवलप होगी, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा आपका, उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएंगे खाने पीने में? आयरन को। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया में कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन में MgSO4, KMNO4, टेमोलॉल या फिर बीटा चैनल ब्लॉकर्स। तो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन की सिचुएशन है एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया, दोनों हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेडिसिन है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया दोनों में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा, मोर देन 90 to 109 प्लस प्रोटीन यूरिया होगा। तो इन तीनों में प्रोटीन यूरिया होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा। बट जो एक साइन है एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करेगा वो क्या है? कन्वल्जन्स और सीजर्स आना। प्री एक्लेम्सिया में कभी भी सीजर्स नहीं आते हैं, बट एक्लेम्सिया में सीजर्स और कन्वल्जन्स आते हैं। तो ये माइनर और बहुत ही डेंजरस साइन है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में आता है आपको कि यदि प्रोटीन यूरिया देखने को मिला प्रेगनेंसी में, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, बट एक कौन सा साइन है जो एक्लेम्सिया की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा? तो वो होगा कन्वल्जन्स और अनकॉन्शियसनेस। मोस्टली कन्वल्जन्स आता है, सीजर्स आते हैं एक्लेम्सिया में, ना कि प्री एक्लेम्सिया में। उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट और MgSO4। नेक्स्ट है यहाँ पर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? इवरमेक्टिन, ट्रैंक्विस्टिल, एल्बेंडाजोल या फिर सेफ्रिटॉक्सिन। तो राउंडवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो कौन सी होगी? तो यदि इनकेस यहाँ पर आपको ऑप्शन में एल्बेंडाजोल की जगह मेबेंडाजोल होता तब आप उसको भी मार्क कर सकते थे। तो राउंडवॉर्म के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी एल्बेंडाजोल। ये भी जो पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं उन्हीं को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पेशली जो हेड लाइस होते हैं या फिर स्किन कंडीशन होती है उनमें यूज़ होती है। बट यदि यहाँ पर राउंड वॉर्म पूछा है तो एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर बीटा कैरोटीन्स। तो जो मेडिसिन है यहाँ पर जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो वो क्या है? यहाँ पर विटामिन के, एंटीकोगुलेंट फैक्टर है। एंटीऑक्सीडेंट है यहाँ पर विटामिन ए, ई एंड बीटा कैरोटीन्स। तो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। और जो विटामिन के है क्या है? एंटीकोगुलेंट, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन है। नेक्स्ट है यहाँ पर परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। गर्भावस्था के दौरान माँ के द्वारा महसूस किए जाने वाले सक्रिय भ्रूण आंदोलन का मतलब यहाँ पर फीटल मूवमेंट की धारणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में बलोटमेंट, क्विकनिंग, इंगेजमेंट या फिर लाइटनिंग। तो प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट मदर फील करती है, अपने बेबी के मूवमेंट फील करेगी, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्विकनिंग। यदि प्रेगनेंसी प्रीमी ग्रेविडा है तो जो क्विकनिंग है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट है 20 वीक्स के बाद आपको फील होंगे। बट यदि प्रेगनेंसी आपकी सेकेंड टर्म प्रेगनेंसी है तो 16 वीक के बाद कभी भी फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि प्रीमी में पूछते हैं तो 20 to 24, मल्टी में पूछते हैं, मल्टी ग्रेविडा में पूछते हैं या फिर मल्टी पैरा में पूछते हैं तो 16 to 20 वीक के बीच में फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक से साइन दिए हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं आपके। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट तो हो गया क्विकनिंग। अब आते हैं जो पिगमेंटेशन चेंजेस को लेके क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कोलाज्मा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कोलाज्मा जो प्रेगनेंसी के टाइम पर चीक्स, फोरहेड
एंड चिन के यहाँ पर, नोज के यहाँ पर आप कुछ स्पॉट्स टाइप से देखने को मिलेंगे, जिनको हम प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोलाज्मा। और ओनली ये प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलते हैं। मेलाज्मा, कोलाज्मा दो सिमिलर टर्म है, बट यदि मेलाज्मा आता है तो नॉर्मल बिना प्रेगनेंसी स्टेज में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम हिंदी में झाइयाँ कहते हैं। बट कोलाज्मा, जिसको प्रेगनेंसी फेस मास्क कहा जाता है, तो चीक्स, फोरहेड और चिन पर ही ये देखने को मिलेंगे। लाइना नियाग्रा, जो एब्डोमिनल अम्बलाइकस के यहाँ से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक जो एक लाइन देखने को मिलती है, वो क्या है? लाइना नियाग्रा। स्टीरिया ग्रेविडेरम, जो स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं पूरे एब्डोमेन पर, वो किस में आते हैं? स्टीरिया ग्रेविडेरम में। अब यहाँ पर यदि आपको पूछते हैं कि चैडविक साइन क्या है, तो पर्पलिश कलर ऑफ द सर्विक्स किस में आएगा? चैडविक में। हैगर साइन का मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्रस। बलोटमेंट का मतलब है डिटेक्शन ऑफ फीटस फ्लोटिंग इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के तैरने को, फ्लोट होने को क्या कहते हैं? बलोटमेंट। ब्रेक्सटन हिक्स के लिए पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर फॉल्स लेबर पेन कहेंगे हम। कॉर्डेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ अ नॉर्मली फर्म सर्विक्स। फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी, यहाँ पर 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव एंड पॉजिटिव। तो इन तीनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो यहाँ पर बताए हुए हैं अभी हमने साइन, क्या है? सभी प्रोबेबल साइन है। प्रिजम्पटिव में कि आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रोबेबल में जो एग्जामिनर है वो ये चीज़ें क्लियर करेगा। पॉजिटिव में कि आपको फीटल हार्ट रेट है, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा, वो किस में आएंगे? पॉजिटिव में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन यदि है तो मदर का जो ब्लड सीरम टेस्ट किए जाते हैं उनमें से कौन सा मार्कर है जो हाई रहेगा? ऑप्शन में है अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो एसिड या फिर एल्कलाइन हाइड्रोजनेज। तो ये सभी को पता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, जो कि इसकी ज़रूरत है अल्फा फीटोप्रोटीन की, बट एक रेंज तक। यदि ये हाई हो जाता है दैट मीन्स बेबी को क्या डेवलप हो रहा है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के द्वारा। कंसीव करने से लेकर ही या फिर कंसीव करना चाहते हैं उस टाइम से ही आपको डॉक्टर्स फॉलिक एसिड टैबलेट देना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें कब आइडेंटिफाई भी हो जाता है? कब? स्टार्टिंग में ही जो एनोमली स्कैनिंग करवाते हैं डॉक्टर्स, 4th और 5th मंथ की स्कैनिंग होती है जो उसमें, तो उसमें आपको जो एनोमली स्कैनिंग है उसमें तो ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा, बट जो ब्लड सीरम टेस्ट होगा उसमें आपको यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई होता है तो क्या होगा? बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि कम है तो डाउन सिंड्रोम के। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन ही। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें कोशिश की जाएगी कि और ज़्यादा क्वेश्चन है जो ऐड किए जाएं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोविड के कारण मेरा गला अभी भी ख़राब है, बट धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है, तो आपकी क्लासेस भी बढ़ा दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।